मंच पर डॉक्टर राजीव त्यागी साहब जो प्रो चांसलर हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला के, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। प्रिया आप अपनी सीट संभालें। देवसिया साहब आप भी मंच पर आए सर, डायरेक्टर नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरौला के। मधुमिता बनर्जी जी प्रिंसिपल मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की, मैम प्लीज आप स्टेज पर आए। गोपाल सक्सेना जी चेयरमैन झम्मनलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सर आप भी मंच पर आए। और डॉक्टर मंजुला जैन जी एसोसिएट डीन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, मैम आप भी मंच पर आए। प्रिया आप इस सत्र का अब आगाज कर सकती हैं, ओवर टू यू। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला और आप लोग अपना अपना माइक, थैंक यू सर। तो सपनों को उड़ान देने का जो पहला रास्ता होता है वो शिक्षा होती है। सपनों को रंग भरना हो, शिक्षा होती है पहला रास्ता। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना हो तो पहला रास्ता जो होता है वो एडुकेशन का होता है। और कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। यानी कि भगवान से भी जो उच्च दर्जा दिया गया है वो है गुरु। और आज की युग की अगर मैं बात करूं, शिक्षा में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले ऐसा अमूमन हम देखते थे कि शहरों के लोग ही वेल एडुकेटेड हो पाते थे, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे शिक्षा कर्मी हैं उनके मेहनत की बदौलत जो गांव-गांव वाले एरियाज़ हैं, जो छोटी छोटी जगहें हैं, आज वहाँ के लोग भी शिक्षित हो पा रहे हैं और बढ़ चढ़कर देश में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगी, अमरोहा जैसी जगह में शिक्षा बेहद ज़रूरी है और अब मैं अगर ये कहूँ कि धीरे धीरे अमरोहा शिक्षा का हब बन जाएगा तो शायद गलत नहीं होगा। चूँकि आप सर चांसलर हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के गजरौला से, वहाँ पर किस तरीके का आप माहौल देखते हैं शिक्षा को लेकर? वहाँ के जो युवा हैं, पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद लोग एडुकेशन को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन अभी के लोग चाहते हैं कि वो वेल एडुकेटेड हों, वो कुछ कर सकें। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने जन सरोकारों से जुड़े इस मुद्दे को, और वो भी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में, एक जिसको अभी नवसृजित डिस्ट्रिक्ट है, अभी 10-20 साल पहले ये बना है, 2000 में इसका सृजन हुआ था ज़िले का 2000 के बाद। तो वहाँ अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक दशक पहले जब हमने शुरुआत की थी, लगभग 1.5 दशक पहले हमने 2006-07 में शुरुआत की थी, तो उस टाइम 2-3 सरकारी कॉलेज के अलावा और प्राइवेट में 2-3 छोटे छोटे संस्थान ज़िले में थे। इस एक दशक के पीरियड्स की अगर हम बात करें ग्रेजुअली, तो उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 2 दर्जन से ज़्यादा हो गई है। तो जो आपने रखा है टॉपिक बहुत ही शानदार कि इसमें क्या संभावनाएं, और अमरोहा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो सुविधा विहीन माना जाता था, आज उच्च शिक्षा के लिए, स्पेशली उच्च शिक्षा को मैं बिलोंग करता हूं तो उसी की बात करूंगा। हम स्कूली शिक्षा की भी बात करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में 2 दर्जन से अच्छे उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थान यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे जहाँ एक तरफ स्थानीय युवाओं को उनका पलायन रुका है, जो शिक्षा के लिए गुड़गांव दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, आज वो यहीं पे आधे से भी कम फीस पे उस शिक्षा को यहाँ पर ले रहे हैं। तो और दूसरा जो है, इससे रोजगार के नए अवसर भी सर्जित हुए हैं, नए नए रोजगार के अवसर मिले हैं हजारों। अगर मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इसी तरह ये सब मैडम तीर्थंकर यूनिवर्सिटी से हैं, आप झम्मनलाल कॉलेज से हैं। तो नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप होने से हजारों लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अवसर सर्जित हुए हैं इसमें। बिल्कुल। देवसिया पीयू है हमारे साथ, ये डायरेक्टर हैं नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरौला से। देवसिया पीयू जी, मैं आपसे सर समझना चाहूँगी, चूँकि ये आसपास के, अमरोहा के आसपास की जो छोटी जगहें हैं
वहाँ पर शायद पहले शिक्षा की इतनी अपार संभावनाएं ना रही हों, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ शिक्षा की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। आपके स्कूल का सर क्या योगदान रहा है? और अगर मैं समाज में ये समझना चाहूँ कि आपके स्कूल के बच्चों का योगदान क्या रहा है, वो बताएं। Thank you. The contribution of our students to education in and around Gajraula. I think as Mr. Jain has already mentioned, this district is absolutely backward in many ways when it comes to education. And Nagpal International School is a budding institution, started in 2015. And we are getting students involved in different ways to spread education, like each one teach one, getting students to move around to different parts of their town or even villages, spreading awareness regarding the need to send children for education. All these are being done by the students of our school. Then when it comes to the parents, I think parents also need to be made aware of the need to send students to schools. Quality has to be maintained. Very often we tend to focus on number rather than quality. So all these aspects will have to change for Moradabad to be, Amroha to be able to become a hub of education. And students do and can play an important role if they are motivated to be involved. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि एडुकेशन की क्वालिटी क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा कितने लोगों के पास तक पहुंचती है। मधुमिता बनर्जी हैं, प्रिंसिपल हैं आप मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की। चूँकि मैम हमने देखा कोविड काल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, एडुकेशन ऑनलाइन हो गया। अगर मैं गांवों की बात करूं तो शायद नेटवर्क कनेक्शन उतना प्रॉपर नहीं रहता जैसा शहरों में रहता है। ऐसे में क्या क्या मुश्किलें आई, आपने उन जो वो मुश्किलें आई आपने उन्हें कैसे सॉल्व किया, एडुकेशन को आपने कैसे लगातार निरंतर बनाए रखा? पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि इंडिया न्यूज़ ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और कोविड के समय जो हमने शुरू किया, क्योंकि जो एहसान ट्रस्ट ग्रुप जिनको ये अभी अभी अवार्ड मिली है आपके सामने, उन्होंने ये जो स्कूल है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, इसकी स्थापना यहाँ पर की अमरोहा में, ये जानते हुए कि लोगों को मुरादाबाद जाना ये एक प्रॉब्लम है, तो आस पड़ोस के बच्चों को वर्ल्ड लेवल की शिक्षा मिले। और हम लोग जब कोविड टाइम्स में आए तो मैं आज 3 डिकेड से भी ज़्यादा इस एजुकेशनल फील्ड को सर्व कर चुकी हूँ, ईस्ट वेस्ट साउथ अक्रॉस इंडिया। और हमें कभी ऐसा सोच भी मतलब मन में नहीं आई कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ाना पड़े। जब हमें अचानक ये बात समझ में आई कि हमारे बच्चों को तुरंत हमें ये वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमें एजुकेट करना है, तो हमने क्या किया, अप्रैल से हमने टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। टीचर्स बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गए। आवर टीचर्स आर वेरी गुड एज अ टीम, दे हैव वर्कड सो वेल, and even we did not give them any summer break as such. बच्चों को हमने क्रैश कोर्स करवाया, और अभी मैं तो प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि हमने इस 1 साल में हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया। We completed our course on time. We gave them good revision. We gave them mock tests, and our children are so good now. So that even when we see them taking their virtual classes, I feel proud. And I'm proud of my management, my chairman, who has given so much of support to the teachers
to us. And we have even done GLC, the Global Connect, that यहाँ पर अमरोहा में बैठकर बच्चे रशिया के बच्चों के साथ, बहरीन के बच्चों के साथ और यहाँ जो यूक्रेन के बच्चों के साथ, बांग्लादेश के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे यहाँ बिल्कुल, बैठकर। ये बहुत बड़ी बात और हो ये जाती है कि बड़ी एक बात छोटी सी है। जगह के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। रिजल्ट्स क्या मिले उसके मैं ये भी समझना और चाहूंगी। रिजल्ट्स इतने अच्छे थे। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दी है ताकि हम पहुँचा सके जो मैसेज है कि अगर हम एक टीम की तरह काम करते हैं, अगर उसमें लव है, अगर उसमें ट्रस्ट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अपना जो सबसे जो मूल्यवान चीज़ है अपने बच्चे हमें दे रहे हैं ट्रस्ट के साथ, तो हमें सब कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। और हमने करके दिखाया। आपको मतलब हम अगर दिखा सकें आप लोगों को, वो सब है हमारे फेसबुक पेज पर, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं। और रशिया के बच्चे या अदर कंट्रीज के बच्चे उतने इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने हमारे बच्चे, क्योंकि हमने उसे ट्रेनिंग दी है उस तरह से। और केवल वही नहीं, in the month of April we had rendezvous where it was interstate contest. We tried to get the children from outside also, and they participated online, everything online. And we wanted to give them a platform where they can showcase their talents. So that we had done in the month of April. मैम सॉरी चाहूंगी, अगर हम हिंदी में बात कर सके, चूंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। सॉरी, मैं हिंदी में फिर स्विच ओवर करती हूँ जी। और हमारे बच्चों ने वो रॉन्डेवू में पार्टिसिपेट किए जहाँ की इंटर स्टेट लेवल था। और फिर सितंबर अक्टूबर में हमने नेशनल लेवल का टैलेंट फिएस्टा किया जहाँ पर बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट किए। और मैं मानती हूँ कि हम लोग जो नर्चर कर रहे हैं वर्ल्ड सिटीजन्स को, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक है नेचर, एक है नर्चर। बिल्कुल। तो जो नेचुरली बच्चों में है उसको तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जो नेचुरली नहीं भी है उसे हमें प्लेटफॉर्म देना है। प्लेटफॉर्म देना है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को पहले प्लेटफॉर्म मिले और तभी वो अपनी प्रतिभा निखार पाएंगे। गोपाल सक्सेना है हमारे साथ ही, ये झम्मलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, चूँकि पहले हायर एजुकेशन के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, बड़े शहरों में हमें मूव करना पड़ता था, और अब छोटी छोटी जगहों पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं। तो ऐसे में कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है, शिक्षा को आप किस लेवल तक आगे लेकर जाना चाहेंगे और कहां पर अभी आप देखते हैं? थैंक यू। पहले तो इंडिया न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, छोटा सा गांव है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में है और लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो 15 साल पहले हम लोग स्विच ओवर किया हसनपुर कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था। ही वॉज वन ऑफ द DIOs ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार व्हेन ओनली 2 DIOs विल बी इन ओवर इन UPO टोटल, तो ही इज़ वन ऑफ दैम। तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और जब हमने स्टार्ट किया तो देखा कि बहुत दूर दूर से गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने। बेसिकली गर्ल्स वहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। उनको मूव करना पड़ता था मेरठ, दिल्ली, गाज़ियाबाद या मेरठ के लिए, मुरादाबाद के लिए। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, BA से और BSc से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर हमने BCom को स्टार्ट किया, और अब प्रोफेशनल्स कॉलेज हम लोग लगातार दे रहे हैं। B.Pharm है, D.Pharm है, GNM है, B.Ed कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, और स्कूलिंग के लिए हम लोगों ने एक पब्लिक स्कूल दिया है। तो एक चेन बनाई है पूरी, जिसमें 5 कॉलेज हैं, वो ग्रो कर रहा है। और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में
टॉप 5 में हम लोग आते हैं। एज पर स्ट्रेंथ की हम अगर बात करते हैं तो 7000 स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं। जितने कनेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं वो हमारे से बात किए हैं। अभी सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, राजीव जी। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी हम लोग के बाद में एकदम लॉन्च हुआ। बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को हायर से हायर एजुकेशन के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, वो भी उन लोगों को मिल जाता है। आप लोग के यहाँ PhD मिलता है और प्रोफेशनल कोर्स मिल जाते हैं। तो हमारी जो फीडिंग होती है वो भी वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, TMU यूनिवर्सिटी है, उसमें चली जाती है। तो अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोग कुछ दे रहे हैं। जब बच्चे आके कहते हैं, बेसिकली जब गर्ल्स कहती हैं कि सर हम लोग नहीं पढ़ पाते, मुझे एक वाकया याद है कि एक गर्ल्स आई थी और वो मोहम्मदन थी और मैरिड थी, दिल्ली से थी। उसने आके मेरे से बोला सर आपसे बात करनी है। तो मैंने क्या बताइए। तो उसकी आंखों से आंसू थे एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या कर रही हैं। बोली सर मेरी लाइफ बिल्कुल डैमेज हो गई थी यहाँ पे, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ की बहू हूँ और मैं पढ़ नहीं पाई थी, अब मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो बड़ी जो ये वो चीज़ मिलती है वो कहीं ना पैसे से मिलती है ना किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो इम्पार्ट जो एजुकेशन कर रहा है वो बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो हायर में हो, तो अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में हम लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे राजीव जी ने बताया कि आप PhD अगर करते हैं तो उनको वहाँ पे करने में आसानी होती है, जो कनेक्टेड एरिया के लोग होते हैं, और वो आसानी से कर लेते हैं। मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो वो भी एक मेजर कॉज होता है पढ़ाई में रुकावट का। तो छोटे इंस्टीट्यूट खुलने से अब गाँव में जो सिटीज़ होती हैं उनसे जो बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से बहुत सारे आप लोगों के थ्रू आप भी पूरा प्रचार करते हैं कि एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, लड़कियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो पुअर कम्युनिटी से आते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे समाज की खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, महिलाएं एडुकेटेड हों, लड़कियां एडुकेटेड हों, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है शुरुआत महिलाओं से करनी चाहिए। अपने घर से आप शुरुआत कीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गाँव की लड़कियां वैसे भी हेजिटेंट होती हैं, और गाँव के जो मैं उनसे पेरेंट्स से भी इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, वो अपनी लड़कियों को खासतौर से मोहम्मदन लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अब तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको ना कहीं कोई चुरा सकता है, और वो हमेशा आपके काम आनी है। चाहे आप लेबर का वर्क करें, चाहे आप हायर एजुकेशन में वर्क करें, वो हमेशा आपके काम आता है। बिल्कुल, हमेशा काम आता है। और देखिए, अगर शिक्षा के बिना मुझे लगता है व्यक्तित्व ही नहीं होता किसी व्यक्ति का, इसीलिए शिक्षा बेहद जरूरी है। डॉक्टर मंजुला जैन है हमारे साथ, एसोसिएट डीन है आप तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से। मैम, चूंकि कोविड के बाद चीज़ें बदली हैं, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, कॉलेज के बच्चों में चूंकि अब बड़े हो जाते हैं, वो शायद अपने फ़ोन में पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें शिक्षा से बांधे रखना कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे कोरोना काल में। और कई लोगों की ये भी कंप्लेन रही है कि हम पिछड़ रहे हैं, हमारा एक साल पूरा खराब हो रहा है। बट आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी, एक एक बच्चे तक आप लोग पहुँचे, कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले इस मंच को मेरा नमस्कार, सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार, और इंडिया न्यूज़ को नमस्कार। आपने जो अभी प्रश्न उठाया, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हायर एजुकेशन में हम लोगों ने अभी जो फेज देखा, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब शिक्षा को देखते हुए अब हमारे 3 फेजेस हैं, बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड। राइट। और बिफोर कोविड अगर हम बात करें तो कभी शायद हमने नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी को जो हम इतने एक थ्रस्ट देते हैं, बट उस थ्रस्ट को देखते हुए इतनी जल्दी हमें उसमें इमर्स होना पड़ेगा, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो कोविड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग अटैच्ड टू इट, और इसने हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया, बहुत बड़ा चैलेंज। बट मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने ना केवल इस रीजन को ये गौरव दिया कि वो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी और उसने यहाँ पे शिक्षा का प्रसार किया, अपितु उसने जिस तरीके से कोविड के दौरान ना केवल समाज सेवा में अपना योगदान दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जो अपना एक्शन दिखाया, विजन दिखाया और एक विलिंगनेस दिखाई, वो कमेंडेबल है।
हम लोगों ने इस दौरान जितनी भी एसोसिएटेड हमारे कोलैबोरेटर्स थे, सबका हम लोगों ने एक असेसमेंट लिया। जितनी टेक्नोलॉजीज हो सकती थी उसमें हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं करा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बट क्वालिटी यहाँ पर हमारी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। तो वी लुक्ड फॉर दोज टेक्नोलॉजीज जहाँ पर हम जल्दी से जल्दी बच्चों से जुड़ पाए। और आप बिलीव करेंगे कि हम लोगों ने जैसे ही कोविड आया, तुरंत उस कोविड की चैलेंजेस को भांपा। यहाँ मैनेजमेंट बहुत प्रोएक्टिव, उसने यहाँ पर एक्शन लिया और तुरंत यहाँ पर हम लोगों को ये निर्देश दिया कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें और बहुत जल्दी हम उन प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए जिससे हम अपने बच्चों को वर्चुअली वो सारी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो वो मिस कर सकते थे उनसे जोड़े रखा। और प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन को हमने सबसे पहले इस रीजन में रूप दिया। तो जब सरकार की तरफ से ये था कि आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, तब हमारे यहाँ इस एक्शन को लिया गया कि प्रमोट भी करेंगे और बच्चों को इस बात का भी उनको ये रहे कि क्वालिटी का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जितने भी बच्चे जिन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को लिया, उनका आज ये कहना है कि शायद इस चीज़ को अडॉप्ट करने में अगर कोविड नहीं आता तो हम पिछड़ जाते। कोविड आया तो हमने अपनी क्षमताओं को पहचाना। बिल्कुल। और चूंकि हमारा देश अब डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ में हम देख रहे हैं डिजिटलीकरण होता जा रहा है। और मैं आप पे ये भी समझना चाहूँगी, चूंकि बाकी चीज़ों में हम कहते हैं कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, लेकिन शिक्षा ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं। वो कैसे संभव हुआ? देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे वॉक इन हैंड विद ईच अदर। और ऐसा नहीं है कि अगर हम प्राइवेट संस्था हैं तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे एंड वी विल फोकस ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है। अब हमें यह देखना है एज एजुकेटर्स उस क्वांटिटी को हम क्वालिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। किसी ने बहुत सही कहा है कि डू नॉट टीच ओनली फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, टीच टू ट्रांसफॉर्म, educate in order to have that affinity to learn and learn to lead। तो हमने हमेशा इसी बात पर गौर करा कि अगर किसी को भी हम ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो उस समय हम कोई ऐसी बारिंग ना करें कि वो शिक्षा से वंचित रह जाए, पर उसको क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो हमारा काम है। तो हम लोगों ने उसके लिए, मैं आपको TMU का जो अपॉर्चुनिटीज उसने तलाशी और उनमें हम लोगों ने काम किया। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो कोविड के दौरान हमने एक्सप्लोर किया और आज हम उसको अकम्प्लिश कर पाए हैं। हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन उस फील्ड में किया जहां पर इंडस्ट्री एकेडमियां सोच नहीं पाए अभी तक, और बॉश ने इस चीज के लिए पहला इनिशिएटिव लिया। बॉश एक जर्मन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसने अराउंड 937 यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, उसने केवल उनमें से 23 यूनिवर्सिटीज को चुना है पूरे देश भर में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो उसके उस इनिशिएटिव को अंजाम देंगी जिससे इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन का इस पूरे विश्व पटल पर पूरा ख्याति प्राप्त होगी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। डॉक्टर राजीव त्यागी, शिक्षा के लिए विजन बेहद ज़रूरी है। जब आपका एक विजन होगा आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सफलता पाते हैं। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो किस विजन के साथ अभी आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी बहुत मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई। जो बात हम अभी कर रहे हैं कि आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा चूज किया, संभावनाएं, शिक्षा की संभावनाएं अमरोहा जिले के लिए। तो ये असीमित संभावनाओं से भरा हुआ जिला है। बिल्कुल। जहाँ चुनौतियाँ होती हैं, साधन नहीं होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। 2006-07 में जब हमने शुरुआत की थी इसकी, तो मैंने अपने ग्रुप चेयरमैन से बात की कि आपने अमरोहा को क्यों चुना, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है, जहाँ मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्या चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यही विज़न है और यही रीज़न है। विज़न और रीज़न दोनों एक ही हैं कि ऐसी जगह पे ऐसे में संभावनाएं हैं, यहाँ के युवाओं का पलायन रोकेंगे। और सिर्फ ना केवल शिक्षा, हम चिकित्सा भी साथ साथ। तो हमने 750 बेडेड हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। जो मैडम आ रही है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसके नियर बाय 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। संभल में नहीं है, आपका बिजनौर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरठ से चलने के बाद
आपको मुरादाबाद में, फिर टीएमयू आता है, उसके बीच आपका चिकित्सीय सुविधाओं का बहुत ज़्यादा टोटा था। और जहाँ तक एजुकेशंस की बात है तो इस एरिया में बहुत अच्छी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। सरकार का भी एक नारा है कि अंत्योदय तक शिक्षा, देश के अंतिम छोर तक शिक्षा मिले, लेकिन वो तब तक ये बात कहना बेमानी होगी जब तक गवर्नमेंट को भी इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो आप विजन की बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट बात करती है कि देश के अंतिम छोर तक, हर पिछड़े हुए तक, आदिवासी एरिया में जहाँ बिजली ना हो, खंबा ना हो, वहाँ भी एजुकेशन पहुँचे, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। इसी विजन के साथ लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारी रैंकिंग या हमारी ग्रेडिंग कॉरपोरेट घराने के यूनिवर्सिटी या संस्थानों के साथ की जाएगी तो ये कभी भी इस एरिया की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, हम उस विजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अंत्योदय तक, जो देश के अंतिम छोर तक उच्च शिक्षा की पहुंच, सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार को ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव बहुत जरूरी है देवस्या पीयूष जी, चूंकि नई शिक्षा नीति में काफी कुछ बदला है, बदलाव भी हुआ है। जी, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये कि उसका मंत्रालय के नाम चेंज किया। पहले एचआरडी को चेंज करके उसको शिक्षा मंत्रालय रखा गया। प्राइमरी लेवल से ऊपर तक की बात करें तो प्राइमरी शिक्षा को कहा कि 5वीं तक की एजुकेशन मातृभाषा में दी जाए, मदर लैंग्वेज में उसको बोला जाए, जो भी भाषा। खेल खेल में एजुकेशन को बढ़ा दे। विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा प्रोविजंस किया है। बहुत सारे लोग जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, किसी कारण शिक्षा छोड़नी पड़ती है उन्हें, तो अब वो उसमें क्या है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपने अपनी ग्रेजुएशन का सपोज 1 साल कंप्लीट किया तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले कुछ नहीं होता, 2 साल आपने पूरे कर लिए तो आप डिप्लोमा लेके जाएंगे। यानी कि नई एजुकेशन सिस्टम में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो आने वाले टाइम में रोजगार परक शिक्षा जिसकी हम बात करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वो सारी झलक इसमें नई शिक्षा नीति में देखने को मिलती है। जी जी, अब मैं आगे बढ़ूंगी, देवस्या पीयूष जी का रुख करूंगी। चूंकि नई शिक्षा नीति की हम बात करें, बदलाव हुआ है। पहले हम देखते थे कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती एक बोझ डाला जाता था कि नहीं, आपको इसी भाषा में ज्ञान लेना है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कम से कम वो अपनी मातृभाषा में ज्ञान ले सकते हैं। तो आपका स्कूल इसे कैसे देखता है, इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे करेंगे? न्यू सजेशन सर, अगर संभव हो तो हम हिंदी में बात करेंगे। जो नया पॉलिसी है सरकार का मातृभाषा में बच्चों को सिखाने का, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हर इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी है 34-35 लैंग्वेजेस तक सीखने का। एक छोटा बच्चा को आप यदि एक्सपोज करेंगे 4-5 भाषाओं में, बच्चा इतना आसानी से भाषाएं पिकअप करते हैं, लाइक ए स्पंज। इट्स अ गुड आइडिया, बट आई थिंक वी शुड नॉट क्लोज द ऑप्शन फॉर दोज हु वांट टू लर्न फर्दर। बट मातृभाषा को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। मातृभाषा सबसे पहले आता है, बिल्कुल। बाकी सब भाषाएं you need it professionally probably, that's it. And in Nagpal International School we will be focusing on this. Basically our aim is overall development or holistic growth of the child, where the physical, spiritual and intellectual development is focused on. So we need to take care of all these aspects, and we provide all facilities for all these aspects, whether it is sports, education, culture, music, dance, and our education is rooted in Indian values and traditions. So this is, I think, the best that we can offer. And mother tongue, of course, इसका एक बहुत बड़ा भाग है। बिल्कुल। और मधुमिता बनर्जी जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँ कि चूँकि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप देखती होंगी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर, उनके कंधों पर एक भार लाद दिया जाता है। शायद कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने वजन से ज़्यादा वजन उठाते हैं। चूँकि आपके स्कूल ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उस वजन को कम किया जा सके, शिक्षा उतनी ही रहे, लेकिन बस्ते का बोझ कुछ हद तक कम किया जा सके। क्या स्टेप्स उठाए गए हैं और आगे आप क्या बदलाव देखती हैं? जी, धन्यवाद फिर से। मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे भी मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के जो तरीके हैं, अगर आप देखें, अभी हमने एनईपी लागू किया है या अभी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बुक्स देखा जाए,
वेल रिसर्च्ड हैं बुक्स, और सारे एक्टिविटी बेस्ड हैं। बच्चों को कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उस पर लाद दिया जा रहा है या बोझ बना दिया जा रहा है। इसको हमने पहले से ही इस पर ध्यान दिया था, और जैसे उन्हें एकदम जो क्लास वर्क, जो कॉपीज़ हैं या जो भी जहाँ पर वो लोग करते हैं, वर्क बुक्स हैं, ये हैं, वो सब स्कूल में ही हम लोग करवा देते हैं ताकि बच्चों को वो बोझ ढोना नहीं पड़े। और ये बहुत पहले से ही हमने शुरू कर रखा है, और हम चाहते नहीं हैं बिल्कुल कि बच्चे ये जो है एक बोर्डम वो उनमें आ जाए। इसलिए तरह तरह के नए तरीके हम लोग अपनाते हैं। और ये भी एक खुशी की बात है कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल एक वर्ल्ड स्कूल लेवल के स्कूल होते हुए भी, जैसे हम लोग इंग्लिश पर भी हम लोग जोर देते हैं कि स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा सिखाना है कि ताकि वो एड्रेस कर सके क्राउड। लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलते हैं, उसको उससे भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत रखा है अपने स्कूल में। कोई भी फंक्शन में संस्कृत के भी हम कुछ रखते हैं जो कि बच्चे सीखते हैं, और उर्दू भी हमने रखी है, और जो कि एकदम मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत को भी, जो कि सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है, गुरुकुल की बात करें, संस्कृत में ही शिक्षा चलती आई है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि संस्कृति को भी उतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आएं और टीचर्स भी खुश रहें। वो जो टीचर्स की खुशी है वही बच्चों में परकोलेट हो सकती है, अदरवाइज वो जो लर्निंग है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हम लोग कभी भी बच्चों को वैसे प्रेशर नहीं डालते हैं। और ऐसे भी एनईपी ने जो जो किया है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग उन्होंने अभी 6 to 8 वोकेशनल रखा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझती हूँ और मानती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं कोई भी बच्चे के लिए। अगर एक बच्चा एक सॉफ्ट स्किल सीख जाए तो वो कभी भी अपना रास्ता नहीं चेंज करेगा, वो और किसी तरफ नहीं जाएगा। माफी चाहूंगी, हमारे पास चूंकि अब वक्त के पाबंद है, हम तो छोटा छोटा एक एक रिएक्शन मैं आप दोनों का भी लेना चाहूंगी। मंजुला जी, सबसे पहले आपसे, बदलते वक्त के साथ एजुकेशन में किस तरीके का बदलाव आप देखती हैं? बदलते वक्त के साथ एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव जो है कि अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, पहले विलिंगनेस टू चेंज शुड बी द एटीट्यूड। तो समय के साथ इस समय सबसे बड़ी मांग ये है कि हम जो इतने बड़े इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है उनके लिए हम अपनी तत्परता रखें। बिल्कुल। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर हमने अपने बच्चों को जोड़ने के लिए एक विलिंगनेस बना ली, तो एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी आपके लिए वो वर्ड्स होंगे जो बच्चा आज की तारीख में इस एजुकेशन से एक आउटकम चाहता है। तो हम लोगों की ये तत्परता होनी चाहिए कि हम उन सारे इनिशिएटिव से जुड़ें। मॉडर्न एजुकेशन हमारी ये मांग कर रही है कि अब हम ट्रेडिशनल सिस्टम जो क्लासरूम लर्निंग है उससे बाहर निकल के स्किल बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा फोकस करें, जिसके लिए टेक्नोलॉजी इमर्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। और अपनी बात में ये कह के जरूर विराम देना चाहूंगी कि हमारे ये मैनेजमेंट की सोच है। अगर आप 1 साल के लिए सोचते हैं, केवल आपकी प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म है, आप धान बो दीजिए। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि डिकेड के लिए सोचें, तो आप ट्रीज प्लांट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर के लिए सोचें, तो एजुकेशन दीजिए। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल सक्सेना जी, आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके का बदलाव देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत, शिक्षा बेहद जरूरी है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो आपके इंस्टीट्यूट ने क्या कदम उठाए हैं? जल्दी से सर, छोटा रिएक्शन। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ने, अब जैसे मैडम ने बताया कि डिजिटल इंडिया की तरफ लोग जा रहे हैं, तो हम पहले देखते थे बहुत सारे बुक्स में लोग लगे रहते थे। अब वो कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। सब अब लैपटॉप से और अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करते हैं और उससे पढ़ना चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो पहले की जो एजुकेशन है उसको लोग धीरे धीरे बदलाव भी कर रही है, सरकार भी बदलाव कर रही है, और जो स्टूडेंट है आज का वो भी बिल्कुल मॉडर्न चीज़ों को पढ़ना चाहता है। उसको पहले ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ को कहाँ से लूँगा, ई लाइब्रेरी कंसेप्ट अब ज़्यादातर जगह आ गया है। और ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर स्टूडेंट्स पे पड़ा है। और वो
जो चीज़ें नहीं ले पाता था वो आज कर रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो रशिया में क्या पढ़ रहा है, मैडम ने भी बताया यूक्रेन में क्या पढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, हम कनेक्ट हैं पूरे वर्ल्ड से। वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हमको मिली है, उससे जो ग्लोबली चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट पड़ा है। थैंक यू सो मच आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। थैंक यू सो मच।